बॉलीवुड का एक बड़ा प्रसिद्ध गाना है कि सावन का महीना पवन करे शोर, और इसमें नायिका का मन कुछ इस प्रकार झूम उठता है इस पवन के शोर से कि जैसे इसकी उपमा दी जाती है कि जंगल में मोर नाच उठता है। लेकिन आज पवन में शोर का जो स्तर है वो कुछ इस प्रकार से हो चुका है, उसमें शोर का स्तर इस प्रकार घुल चुका है कि वो एक पर्यावरणीय समस्या बन चुका है। और इस पर्यावरणीय समस्या से न सिर्फ मानव बल्कि हमारा पर्यावरण और पशु भी, उनकी भी जीवनचर्या बाधित होती है। लंबे समय तक पर्यावरण शोर के संपर्क में रहने की वजह से हृदय रोग के संबंध में जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 48,000 नए मामले प्रतिवर्ष आते हैं, जिसमें कि इस्केमिक हृदय रोग से लोग पीड़ित होते हैं इस ध्वनि प्रदूषण के कारण। अकेले यूरोप की बात करें तो यहाँ पर 12,000 मृत्यु प्रतिवर्ष होती है इस इस्केमिक हृदय रोग के कारण, जिसके पीछे का प्रमुख कारक है ध्वनि प्रदूषण। 2018 में WHO ने इसके लिए एक दिशा निर्देश जारी किया कि 53 डेसिबल के सड़क यातायात के शोर हेतु स्वास्थ्य सुरक्षात्मक कुछ सिफारिशें की गई, ताकि इस ध्वनि प्रदूषण के को लेकर जो चिंता है उन सिफारिशों में उसके समाधान का प्रयास किया गया। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे इसी ध्वनि प्रदूषण से संबंधित कोर्ट के एक निर्देश के बारे में जो हाल ही में कोर्ट के द्वारा जारी किया गया। तो देखते हैं क्या है मसला इस शीर्षक के अंतर्गत। शीर्षक है धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर, क्या कहा कोर्ट ने। अब लाउड स्पीकर से भी इस ध्वनि प्रदूषण में इजाफा होता है, इस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया। एक याचिका के माध्यम से कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए कुछ निर्देश जारी किए, और वो निर्देश क्या हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ बात करेंगे ध्वनि प्रदूषण और इसके कुप्रभावों के बारे में भी। चर्चा के बिंदुओं की बात करें तो बात खबर की हमने की, चर्चा में क्यों है इसको जानने के साथ साथ इसकी पृष्ठभूमि जानेंगे, और कोर्ट ने क्या टिप्पणी की, वो टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण है, उसको देखेंगे। क्या है कानूनी सीमा शोर की, शोर किसको कहते हैं और कितने शोर को अनुमन्य किया गया है, कानूनी रूप से उसको माना गया है, और उसके बाद जाने के लिए कानूनी रूप से जो दंडात्मक स्वरूप है उसको अपनाया जा सकता है। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण के बारे में भी बात करेंगे, और अंत में एक अभ्यास प्रश्न जो हमारी परिपाटी है उसकी चर्चा होगी। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र जो 2 से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। तो देखिए, इसमें खबर की बात करें तो यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स नॉट इसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये निर्णय देते हुए ये टिप्पणी की है कि जो विशेष रूप से अगर बात करें कि जो लाउड स्पीकर का प्रयोग है वो रिलीजन का इसेंशियल पार्ट नहीं है, ये बात बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, और उसके बाद निर्देश दिया कि इसके लिए एक तंत्र का विकास किया जाए। तो इसी खबर के आलोक में बात करेंगे। 24 जनवरी 2025 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया कि धार्मिक स्थलों पर जो लाउड स्पीकर जो है उनके लिए जो बजाने की सीमा है, अगर निश्चित सीमा से ऊपर वो शोर मचाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, और जो अनुमत घंटे हैं अर्थात जो सीमा निर्धारित की गई है कि इतने बजे तक ही उसको बजाया जा सकता है, उसका भी पालन करना होगा। इसके लिए उन्होंने निर्देश भी दिया और डेसिबल स्तर को नियंत्रित करने के लिए कहा कि जल्दी ही एक तंत्र लागू किया जाए, और लाउड स्पीकर को बजाना किसी भी धर्म का, इसमें सभी धर्मों की बात की जा रही है, वो किसी भी धर्म का अधिकार नहीं है, राइट नहीं है कि वो इस सीमा का उल्लंघन करे, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण से सभी धर्मों के लोग प्रभावित होते हैं। तो ये किसी एक धर्म के लिए आदेश नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो देखिए, याचिकाकर्ता थे जागो नेहरू नगर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन और शिव सृष्टि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एसोसिएशन लिमिटेड, जो कि मुंबई का मामला है। इस याचिका के बाद कोर्ट ने यह निर्देश दिया है। इसमें बेसिकली ये मामला चूंकि मुंबई का है तो नेहरू नगर, कुर्ला ईस्ट और चुनार भट्टी क्षेत्र का ये मामला है। यहाँ पर शिकायत की गई कि एक धार्मिक स्थल था जिसके द्वारा लाउड स्पीकर और एम्पलीफायरों का जो उपयोग था, वो जो अनुमत घंटे थे, जो नियत जो समय था उस समय के बाद भी बजाए जा रहे थे, और डेसिबल सीमा से अधिक उसका उपयोग किया जा रहा था। तो समझेंगे ये सीमा क्या होती है, आवश्यक हिस्सा नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जो संविधान का जो अनुच्छेद 25 है, जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, कुछ आपको धार्मिक अधिकार जो उसके अंतर्गत प्रदान किए गए हैं, आप उसके आधार पर यह दावेदारी नहीं कर सकते हैं कि ये आपके धार्मिक अधिकारों के तहत लाउड स्पीकर बजाना और उस अनुमन्य सीमा का उल्लंघन करना आपको उसकी सुरक्षा मिलती है। तो कोर्ट ने यह कहा कि किसी भी धर्म का आवश्यक हिस्सा नहीं है। अगर कोई चीज किसी धर्म का आवश्यक हिस्सा होती है तब वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आच्छादित होती है। तो देखिए, 2016 के कोर्ट ने एक निर्णय का संदर्भ भी दिया, और यहां पर कहा कि कोर्ट ने पहले ध्वनि प्रदूषण नियमन और नियंत्रण नियम 2000 को कड़ाई से लागू करने का आदेश दिया था, और संविधान के अनुच्छेद 25 जो कि धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, उसके तहत सुरक्षा का पात्र ये कृत्य नहीं होगा, अर्थात लाउड स्पीकरों का जो उपयोग है नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इससे स्वास्थ्य संबंधी चिंता भी जन्म लेती है, और ध्वनि प्रदूषण जो है एक स्वास्थ्य संकट है। इस पर विशेष रूप से पूरे विश्व की जिम्मेदारी बनती है।
हर वर्ग की जिम्मेदारी बनती है, मानव के साथ साथ पशुओं और पर्यावरण के संतुलन के लिहाज से जिम्मेदारी बनती है। तो किसी के अधिकारों को नुकसान नहीं होगा यदि लाउडस्पीकरों के उपयोग को अनुमति नहीं दी जाती है। इस तरह से उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की बात के लिए निर्देशित किया बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा। निर्देशित करने के बाद यह कहा गया कि अब इसके लिए एक तंत्र का निर्माण करिए और इसका कड़ाई से पालन कीजिए। तो ये कोर्ट की टिप्पणी है और इस टिप्पणी के आलोक में ही हम बात करते हैं और समझते हैं कि दरअसल ध्वनि के लिए कानूनी सीमा है क्या, उस सीमा को भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो देखिए शोर क्या होता है। शोर क्या है? शोर बेसिकली हम कहें तो कोई भी ध्वनि जो प्राप्तकर्ता को, सुनने वाले को, महसूस करने वाले को जब असुविधा पैदा करने लगे तो वो आवाज शोर हो जाती है। इसका मतलब ही है कि जब जोर जोर से कोई आवाज आने लगेगी और आपको असुविधा होने लगेगी तो इसका मतलब वो शोर की कैटेगरी में होगा। अब एक शक्तिशाली खतरे के रूप में इसको डेसिबल के रूप में मापन जाता है, इसका मापन किया जाता है। जब हम एक निश्चित सीमा के ऊपर जाते हैं तो ये हमको असुविधा उत्पन्न होने लगती है इस ध्वनि से। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कहता है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि दिन के समय 45 डेसिबल और रात के समय 35 डेसिबल। किसके द्वारा? WHO के द्वारा यह सीमा बताई गई है और यह कहा गया है कि यह सीमा ठीक है, इस सीमा तक शोर नहीं माना जाएगा, इसके ऊपर जाएंगे तो वो एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट के अंतर्गत आएगा। साथ ही साथ अगर 80 डेसिबल से ऊपर की कोई भी ध्वनि है लगातार अगर उसके संपर्क में आप हैं तो वो खतरनाक है आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी और विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी विकारों के लिए वो जिम्मेदार होगी। साथ ही कानूनी संदर्भ और ध्वनि प्रदूषण के मानदंड के बारे में अगर आप देखें कि कानून क्या कहता है, तो अगर इसमें देखें तो डेसिबल सीमा में कानून ये कहता है, भारत के संबंध में अगर बात करें तो आवासीय क्षेत्रों में दिन के समय कहा गया 55 डेसिबल और रात के समय कहा गया 45 डेसिबल। अगर इस सीमा को आप लांघते हैं, कोई भी ऐसा आपका ध्वनि विस्तारक कोई भी यंत्र है अगर इस सीमा को क्रॉस करता है तो इसका मतलब वो खतरनाक है, स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक नहीं है और कानून भी इसकी अनुमति नहीं देता है। अब देखिए इसके दुष्प्रभावों पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने इसी डेसिबल सीमा को लेते हुए एक रिपोर्ट जारी की थी, वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट, जिसको 2022 के नाम से जाना जाता है। इस पर काफी हो हल्ला भी मचा था। दुनिया के कई शहरों के शोर स्तर को इसमें डेसिबल में दिखाया गया था, जिसमें 61 शहरों के जहां पर डेसिबल स्तर बहुत ज्यादा उच्च था उनका एक हम कह सकते हैं कि एक उनकी लिस्ट बनाई गई, इसमें सम्मिलित किया गया, जिसमें कि भारत के भी कुछ शहर शामिल थे, जिसमें कि दिल्ली, कोलकाता, इसके अलावा आसनसोल, जयपुर और मुरादाबाद इस लिस्ट में सम्मिलित इस रिपोर्ट में शामिल थे। और खासकर मुरादाबाद जो उत्तर प्रदेश में है, यहां पर यह कहा गया कि इसका जो डेसिबल रेंज था, जो इसका स्तर था, वो 29 से लेके 114 डेसिबल तक था, जो कि दूसरा सर्वाधिक शोर था इस लिस्ट में शामिल 61 देशों में। पहले नंबर पर ढाका था जहां का 119 लेवल रिकॉर्ड किया गया था, जबकि दूसरे पर मुरादाबाद था। आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा शहर ना होते हुए भी यहां पर शोर को लेकर काफी विवाद हुआ था। लेकिन सवाल इस लिस्ट में सम्मिलित होने का नहीं है, सवाल एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम सब इसकी शुरुआत अपने घरों से करें। सिर्फ किसी एक संगठन, किसी एक धर्म, किसी एक जगह या किसी एक शहर पर जिम्मेदारी थोपना उचित नहीं है। तो इस तरह से आप इसको देखें। ध्वनि प्रदूषण के जब प्रभाव को आप देखेंगे तो ये जिम्मेदारी आप बखूबी निभाना चाहेंगे। दरअसल जब इसकी बात करेंगे आप विशेष रूप से बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं के बारे में, तो आप देखेंगे और साथ साथ जो लोग शिफ्ट में काम करते हैं शहरों में, जो वर्कलोड है उसको देखते हुए उन पर भी कुप्रभाव आप देखेंगे, तो आपको दिखाएगा जो नॉइज डिस्टर्बेंस है उसका खतरा ऐसे लोगों में बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा शोर प्रेरित जागरण, इसका मतलब शोर की वजह से आपकी अगर नींद प्रभावित होती है, जो कि नींद जरूरी है आपके लिए, जो हार्मोनल बैलेंस है उसके लिए नींद आपको बहुत जरूरी है, और वो जब प्रभावित होगा तो कई शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तनाव की प्रतिक्रिया का कारण बनेगा। क्योंकि नींद अगर नहीं होगे तो हार्मोनल विनियमन प्रभावित होगा, हृदय संबंधी आपके कामकाज प्रभावित होंगे और उनके लिए नींद का होना जरूरी है। तो ऐसे में जो शोर प्रेरित जागरण है उसका कारक भी बनता है ध्वनि प्रदूषण। साथ ही साथ जो ट्रैफिक शोर है वो हृदय और चयापचय संबंधी विकारों के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप होता है, धमनी उच्च रक्तचाप होता है, कोरोनरी हृदय रोग, मधुमेह इत्यादि के विकास के लिए ये ध्वनि ही एक जोखिम कारक के तौर पर काम करता है। इसके अलावा अगर लंबे समय तक पर्यावरण में शोर के संपर्क में आप रहते हैं तो प्रतिवर्ष आपको, जैसा कि शुरू में ही बताया गया, इस्केमिक हृदय रोग जो है उसके 48,000 नए मामले सामने आ रहे हैं, जो कि यूरोप में केवल देखें तो 12,000 लोगों की अकाल मृत्यु का कारण बनता है। ये आंकड़े आपको बता रहे होंगे कि ये कितना हानिकारक है। तो ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उन उपायों पर भी एक नजर डालते हैं।
तो इसको रोकने के उपायों की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत हमको अपने घर से करनी चाहिए। और जागरूकता के लिए सबसे बेहतर तरीका होता है कि हम कोई भी सुधार अगर चाहते हैं तो उसकी शुरुआत हम दूसरों में देखने से बेहतर है कि हम अपने से उसकी शुरुआत करें। अगर अपने घर में अगर किसी भी तरह के आप टीवी का इस्तेमाल करते हैं या कोई भी आप साउंड इस्तेमाल करते हैं, गाना सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, म्यूजिक सिस्टम है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उसकी आवाज को इतना तेज ना करें कि वो ध्वनि प्रदूषण का कारक बने। दूसरी बात यह है कि लोगों को जागरूक करें, अपने घर से शुरुआत करें, अपने पड़ोस से शुरुआत करें और फिर दायरा बढ़ाएं। साथ ही साथ जो लाउड स्पीकर और एम्पलीफायर जो होता है उसका उपयोग हम करते हैं, इसके उपयोग को हमको ज्यादा से ज्यादा सीमित करना चाहिए। किसी भी धार्मिक कृत्य को बहुत ज्यादा शोर मचाने से क्या धर्म बहुत मजबूती से स्थापित होगा? ये गलत तथ्य है। तो हमको लोगों के कल्याण के लिए किसी भी लाउड स्पीकर का प्रयोग हमको बहुत ही नियत सीमा के अंदर करना चाहिए। पटाखों का प्रयोग हम जो करते हैं विभिन्न आयोजनों के ऊपर, चाहे वो हम किसी भी सेलिब्रेशन में करते हैं, उसके लिए किसी एक सेलिब्रेशन का नाम लेना उचित नहीं है। पटाखों का उपयोग आपका ध्वनि प्रदूषण तो बढ़ाता ही है, खासकर आप देखें जहां शहरों में सकरी गलियां हैं वहां पर पटाखों की आवाज को वो कई गुना कर देती हैं, इको होती है वो साउंड, और इससे बुजुर्गों और विशेष रूप से जो गर्भवती महिलाएं हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। तो ये वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार तो है ही, ध्वनि प्रदूषण के लिए भी इसकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। शोर और वायु प्रदूषण बढ़ता है। साथ साथ जो राजमार्ग हैं इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? राजमार्ग पर अगर वृक्षारोपण ज्यादा होगा तो ये वायु प्रदूषण को तो कम करता ही है, ध्वनि प्रदूषण के लिए जो वृक्ष होते हैं वो अवशोषक का काम करते हैं। जहां भी वृक्ष ज्यादा होंगे वहां पर जो ध्वनि होती है वो उसको ये अवशोषित करने का काम करते हैं। तो इसलिए राजमार्गों पर वृक्षारोपण करना, इसके लिए उसके माध्यम से जो हरित पट्टी का निर्माण होता है वो हम करेंगे। तो इससे राजमार्गों पर होने वाले जो गाड़ियों के शोर हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। जो औद्योगिक मशीनें हैं और वाहनों की सही देखभाल अगर करें, ओवरऑलिंग उनकी टाइम पर होती रहे, तो उसमें से भी ध्वनि जो निकलती है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा जो शोर टीले होते हैं, नॉइज माउंट्स होते हैं, ये बनाए जाएं। विशेष रूप से जो आप देखेंगे जो हवाई अड्डे होते हैं वहां पर अगर आसपास शोर टीले बनाए जाएं, कुछ इस तरह से अगर नए हवाई अड्डे विकसित किए जा रहे हैं तो वहां इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा पुरानी जगहों पर भी अगर इसकी गुंजाइश है तो ये किए जा सकते हैं। इससे क्या होता है, शोर टीले जो बड़े बड़े ऊंचे टीले बना दिए जाते हैं उससे भी शोर कंट्रोल होता है, ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण होता है। शोर दीवारें, नॉइज जो बैरियर्स बनाए जाते हैं, विशेषकर हाईवेज के किनारे आपने देखा होगा जो शीट्स लगा दी जाती हैं या जो आप देखिए कंक्रीट की कुछ दीवारों जैसी संरचना खड़ी कर दी जाती है, ये भी शोर को काफी कंट्रोल करता है। आपने शहरों में फ्लाईओवर्स के किनारे देखा होगा कि शीट्स लगा दी जाती हैं, तो वो भी शोर को काफी कंट्रोल करती हैं, जिसको नॉइज बैरियर्स कहते हैं। और चिकनी सड़कें जितनी होंगी वो चिकनी सड़कें क्या करती हैं कि शोर को नियंत्रित करती हैं। साथ ही साथ रेलगाड़ियों के शोर को कम करने के लिए नए इंजन और शांत रोलिंग स्टॉक का उपयोग बेहतर होता है। और विमान के उड़ान भरने और उतरने के लिए जो ध्वनि नियंत्रण है उसके लिए भी जो उपाय अभी बताए गए वो लागू किए जा सकते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो अगर हम यातायात में भी आप देखें तो जो हॉर्न बजाने की प्रवृत्ति है, कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है अननेसेसरी हॉर्न बजाना, उससे भी बचना चाहिए। क्योंकि उससे भी अगर रात को किसी गली से आप गुजरते हो और बहुत तेज हॉर्न का प्रयोग करते हो, प्रेशर हॉर्न का प्रयोग करते हो, तो वो अनुचित है, न सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी, आपके पर्यावरण के लिए भी। तो आप एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए इसको अपने घर से लागू करें। भारत में ध्वनि प्रदूषण से संबंधित कानून क्या है, एक नजर इस पर डालते हैं। तो देखिए, ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 के तहत ध्वनि प्रदूषण के लिए अलग से कंट्रोल किया जाता है इस कानून के अंतर्गत। इससे पहले क्या होता था, तो ध्वनि प्रदूषण और इसके स्रोतों को वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम जो 1981 का था उसी के तहत नियंत्रित किया जाता था। लेकिन अब यह नियंत्रित किया जाता है अलग से, ध्वनि प्रदूषण के लिए कानून है, ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000। इसके अंतर्गत अब इसको कंट्रोल किया जाता है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 के तहत जो मोटर वाहन होते हैं, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, डीजल जनरेटर जैसे जितने भी इस प्रकार के निर्माण उपकरण हैं, उनके लिए एक ध्वनि मानक भी निर्धारित किया जाता है कि इतने डेसिबल से ऊपर उनकी ध्वनि नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत आप देखेंगे जो उद्योगों से होने वाले शोर होते हैं, जो इंडस्ट्रीज से निकलने वाली जो मशीनों का शोर है, उनके लिए भी राज्यों के लिए और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो प्रदूषण नियंत्रण समितियां जो होती हैं उनके द्वारा इनको कंट्रोल किया जाता है। तो ये ऐसे कुछ कानूनी प्रावधान भी हैं जिनसे कि शोर को, ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल किया जाता है। तो ये आज का पूरा संदर्भ था। अंत में बारी अभ्यास प्रश्नों की है, लेकिन अभ्यास प्रश्नों पे जाने से पहले एक बार फिर से हम कहेंगे कि अपने आस पड़ोस में आप ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करने की शुरुआत करने से पहले अपने खुद से इसकी शुरुआत करना
आज से शुरू कर दें, क्योंकि ये हमारा एक सामाजिक दायित्व भी है एक भारतीय नागरिक होने के लिए। इसके अलावा आज का अभ्यास प्रश्न जो PYQ है उस पर सबसे पहले बात करें। इसकी जिम्मेदारी आप पर छोड़ते हैं इसका जवाब देने की। ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए सबसे प्रभावी प्राकृतिक उपाय क्या है? विकल्प आपके सामने है। A सड़कों का निर्माण, B वृक्षारोपण, C शोररोधी मशीनें, या D हवाई अड्डे का विस्तार। दूसरा प्रश्न आपके मेंस के लिहाज से है, परीक्षा के लिहाज से है। लिख के इसका अभ्यास आप करें। ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार करें जिसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग उपाय हों। अब इसमें आप क्या सोचते हैं? उस राष्ट्रीय नीति को आपको अगर बनाना हो तो आपके क्या थॉट्स हो सकते हैं? तो इसको आप बेहतर तरीके से लिख के अभ्यास करें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।